नमस्कार दोस्तों, मुकेश सूरी आपका फिर से स्वागत करता हूँ पार्ट 2 में जो राहु से रिलेटेड है। आज हम जानेंगे कि राहु क्या है और इसके उपाय क्या हैं। और कुछ पॉइंट्स में लिखे हैं मैंने, तो मैं थोड़ा सा देख के भी बताऊंगा ताकि कुछ मिस नहीं कर जाऊँ। ये ग्रहण है, जैसे कि पिछली बार मैंने बताया था, ये एक ऊर्जा है, ये एक ग्रहण है। जिस ग्रह के साथ बैठता है उसकी ताकत को क्षीण कर देता है, ख़त्म कर देता है, उस पर ग्रहण लगा देता है। उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपके जीवन में, उनमें सब में ग्रहण लग जाता है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो सारी ऊर्जा को दबा देती है, इतनी ताकतवर है ये। ओके, तो हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि इससे बचने के लिए हम क्या करें। जिस जगह पे, जिस भाव में पहले से लेके 12वें भाव कुंडली के जिसमें भी ये आ जाएगा, पैदाइश के समय बैठेगा, 6 डिग्री 8 डिग्री किससे कम होगा तो परेशानियां जीवन में कम होंगी। और अगर इससे ज़्यादा है डिग्री का तो परेशानियां ज़्यादा होंगी। इस चीज़ के लिए उपाय बताते जाते हैं। एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है आपको कि इसके जो शत्रु ग्रह के जो लग्न हैं, जैसे सूर्य लग्न है, जैसे मेष राशि हो गई या सिंह राशि हो गई या कर्क राशि हो गई, ये इसके शत्रु लग्न हैं। वृश्चिक राशि हो गई, ये इसके शत्रु ग्रह के लग्न हैं। अगर आपका जन्म इन लग्नों में हुआ है, लग्न मीन्स असेंडेंट, पहला भाव, कुंडली का पहला भाव, और ये वहाँ बैठा है, तो ये अगर कम डिग्री का होगा तो भी ये बहुत तंग करेगा। अगर इसके मित्र ग्रह में के लग्न है, असेंडेंट है, जिसमें आपका जन्म हुआ है, जैसे कन्या राशि हो गई बुध की, उसमें ये उच्च का रहता है, शनि का कुंभ हो गया, तुला हो गया, तो ये नेगेटिव असर कम दिखाएगा, लेकिन दिखाएगा ज़रूर, क्योंकि इसका काम बिगाड़ करना है। ये नेगेटिव ऊर्जा इसलिए है क्योंकि ये उल्टा चलता है, ये रेट्रोग्रेडेड प्लैनेट है, ये वक्री प्लैनेट है। इसकी जो ताकत है वो बाकी ग्रहों की जो पॉजिटिव ताकत है, इसकी जो है नेगेटिव ताकत है। इसका जो मित्र ग्रह है शनि, इसका जो मित्र ग्रह है, सूर्य के पास जो बैठा हुआ प्लैनेट रहता है बुध, जिससे बुधादित्य योग बनता है, वो इसका बहुत अच्छा मित्र ग्रह है, जिसमें ये उच्च का माना जाता है। उसके साथ भी रह के ये बुरा करता है। इसका बर्ताव बुरा इसलिए है क्योंकि ये रेट्रोग्रेडेड प्लैनेट, रेट्रोग्रेडेड ऊर्जा है, प्लैनेट नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब ऐसे लोग, ये हमने समझ लिया ये किस तरीके से बिगाड़ता है ऊर्जा को। भाव नंबर 1 में अगर ये बैठा है अकेला, ठीक है जी, राशि के बारे में हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी खाली भाव में बैठे हुए राहु के बारे में चर्चा हो रही है, और इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि राहु जहाँ बैठा रहता है उसका ठीक 180 डिग्री विपरीत में केतु विराजमान रहता है उस राशि में। तो अगर पहले भाव में राहु है तो 7वें भाव में केतु रहेगा ही रहेगा, तो स्वतः ही अपने आप ही आ जाता है, ये उसकी पूंछ मानी जाती है। अब पहले भाव के ऊपर अगर वो आया तो आपकी सोच, आपकी प्रतिष्ठा, आपका मान सम्मान, आपका नाम, आपका सिर, आँख, धड़ से रिलेटेड ऊपर जितनी भी जगह है, आपकी बाल, आपकी नाक, कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ ज़रूर देगा, ये नुकसान ज़रूर करेगा। उदाहरण के तौर पे व्यक्ति की आँख में लग जाना, सिर का ऑपरेशन होना, एक्सीडेंट्स होना, सिर के चोट लगना सिर में, चेहरे पे घाव आ जाना कट्स के, चाकू से, धारदार हथियार से, और कान का कट जाना, किसी चीज़ जो आपके अंदर नॉर्मल जो ईश्वर की दी हुई ताकतें हैं उसका कम हो जाना, जैसे सोच का कम हो जाना, दिमागी शक्ति का समाप्त हो जाना, व्यक्ति का पागल हो जाना, ये डिपेंड करता है इसकी डिग्रीज के ऊपर।
साथ ही साथ ये 7वें घर में भी असर करता है इसका। जितना ये खराब रहेगा उतना केतु भी खराब रहेगा। केतु इसकी बात मानता है, वो धड़ है, जहाँ ये जाएगा लेके केतु उसके साथ जाएगा। तो केतु अगर 7वें घर में है तो व्यापार, पार्टनरशिप, पत्नी से ये तलाक कराएगा, रिश्ते ज़्यादा चलने नहीं देगा या बहुत सारे रिश्ते बनाएगा। ठीक है जी, उस पे आऊँगा मैं डिटेल में। केतु का एक काम है, क्योंकि केतु का भाग निचला भाग है, तो सेक्स से संबंधित व्यक्ति की जो भूख है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, समाप्त नहीं होती। ठीक है जी। और स्त्रियों को एक सामान की तरह वो उपयोग में लाता है, अपनी तृष्णा को ख़त्म करने के लिए, अपनी इच्छा को समाप्त करने के लिए या पूरी करने के लिए। ओके, अब आप सेकंड भाव में पढ़ते हैं। दूसरा भाव जो है वो है जमा धन संपत्ति का, जिसको हम सेविंग्स अकाउंट भी बोलते हैं, जो ईश्वर का घर भी माना जाता है, मंदिर की जगह भी है घर में। और ऐसा व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता, ऐसा व्यक्ति धन को समाप्त करने में ज़्यादा जल्दी रहता है। मतलब ये कि जैसे कि मैंने पिछले वाले एपिसोड में बताया था, इसका भिखारी होना, तो ये जब तक भिखारी नहीं हो जाएगा तब तक ये धन को समाप्त करेगा, क्योंकि इसको वैसे ही रहना पसंद है, धन इसका दुश्मन है। साथ ही आपकी जो क्या बोले उसको, कि ईश्वर को नहीं मानना, ईश्वर की उपासना ना करना इसका काम है। तो इसका जो दूसरा जो मतलब दिमाग से बिल्कुल ही ये वो चीज़, वो हिस्सा गायब रहता है ईश्वर के प्रति आस्था का। अब हम आते हैं केतु की तरफ, जो इसकी पूंछ है वो बैठी रहती है 8वें घर में। तो 8वें घर में मतलब किसी की मृत्यु हो जाना, आप किसी की मृत्यु का कारण बन सकते हैं, या आपको किसी की मृत्यु से गड़ा धन भी प्राप्त हो सकता है। ज़मीन से रिलेटेड काम से आपको धन प्राप्ति हो सकती है, ये लेकिन डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करता है, और वहाँ कौन सा राशि बैठी है उस पर डिपेंड करता है। अब तीसरे भाव की तरफ हम आते हैं। तीसरा जो भाव है वो है मेहनत का, कर्म का, और उससे कर्म करके रिजल्ट लेने का। तो ये भाइयों का भी है, तो ये विवाद खड़े करेगा सारी चीज़ों में। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ब्रदर भाई हैं 2-3, तो विवाद खड़े करेगा। भाई की मृत्यु भी संभव है, बड़े भाई की मृत्यु संभव है, बड़े भाई से विवाद संभव है, बड़े भाई की दुर्घटना संभव है आपकी ऊर्जा की वजह से। ये होता है और ये बहुत सारी बार देखा गया है। और विवाद प्रस्तुत करना, इसका कर्म से फ़ायदा ना होना, कर्महीन रहना, ये इसके कारक हैं। चौथे भाव में आ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को माँ से दूर रहना चाहिए, चौपहिया वाहन से सतर्क रहना चाहिए, दोपहिया वाहन से सतर्क रहना चाहिए। चौपहिया वाहन, दोपहिया वाहन, किसी भी तरीके का वाहन या मकान, भूमि अपने नाम पे नहीं करानी चाहिए, नहीं तो उसमें हमेशा विवाद रहेगा। ऐसे लोगों को सजेस्ट किया जाता है वो अपनी माता से दूर रहें, उनको भी नुकसान पहुंचेगा, आपको भी नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, ये असर शुरू कर देता है 2 तरीके से। या तो आपकी जो महादशा, आपकी उम्र के हिसाब से 9 साल 8 साल के बाद ये असर दिखाना शुरू कर देता है। इसकी ताकत का अंदाज़ा इसकी डिग्री के हिसाब से, या उस समय महादशा किस चीज़ की चल रही है। अगर ये राहु की चल रही है तो ये बहुत कष्ट देगा। चौथे भाव में है, किसी भी भाव में है, तो उस भाव से रिलेटेड लोगों को, राशि को, सामान को ये ज़रूर, और शरीर के अंग को ये ज़रूर इफ़ेक्ट करेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। ऐसे व्यक्ति को माँ से दूर रहना चाहिए। झगड़े बहुत होते हैं, माँ से बनेगी नहीं कभी भी। अब बात करेंगे 5वें भाव की, शिक्षा की। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आपसे बड़े लोग आपसे लड़ेंगे, आपको ताने कसेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, क्योंकि इसका काम उल्टा है। गुरु का घर है,
शिक्षा का घर है, शिक्षा पूरी कर नहीं पाएगा, शिक्षा में व्यवधान देगा क्योंकि ये कुछ सीखने को तैयार नहीं है, दुनियादारी से उल्टा चलता है, तो ये सारे काम उल्टे होंगे इस घर में। ठीक है, अब हम और आगे चलते हैं छठवें घर में। छठवें घर में ये नौकरी का घर है, नौकरी करने नहीं देगा। नौकरी अगर लग भी जाएगी आपकी किसी तरीके से, शनि अच्छा है आपका तो कर्म करने करेगा, लेकिन सरकारी नौकरी अगर है तो सूर्य से इसकी दुश्मनी है, तो वहाँ लोग आपको परेशान करेंगे, टिकने नहीं देंगे। प्राइवेट नौकरी अगर है तो वहाँ पे सीनियर्स लोग आपको परेशान करेंगे। ऋण रोग शत्रु ये पनपा देगा। एक शर्त है, अगर राहु वहाँ पे है और आपका राहु से रिलेटेड कामों में, जैसे कोयला है, मिनरल्स हैं, खदानें हैं, तेल का काम है, नारियल का काम है, अबरक का काम है, और इसका जो भी सामान रहता है राहु का, अगरबत्ती बनाने से रिलेटेड कुछ अगर काम है, धुएं से रिलेटेड कुछ काम है आपका, पेट्रोल से रिलेटेड, डीजल से रिलेटेड कुछ काम है आपका, केमिकल से रिलेटेड कुछ काम है, बिजली से रिलेटेड कुछ काम है आपका, तो ये वहाँ उन फील्ड्स में नौकरी लगाएगा आपकी और पन पाएगा। धन से इसकी दुश्मनी है, शुक्र से इसकी, तो विलासिता जो है उसमें आपके पैसे बर्बाद ज़रूर होंगे अगर आप कमा रहे होंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसका काम एक ही है, वो है दुखी रहने में इसको खुशी मिलती है, और गरीब रहने में इसको खुशी मिलती है, तो आप इसके स्वभाव को नहीं चेंज कर सकते। अगर आप कमाएंगे तो आप इसी तरीके से जीवन यापन करेंगे अपना। ओके, अब आते हैं हम सातवें पे। तलाक करा देना, शादीशुदा ज़िंदगी को समाप्त कर देना, बहुत सारे अफेयर्स होना, और दो लोगों के बीच में विवाद उत्पन्न होना इसका काम है। पार्टनरशिप चलेगी नहीं, धंधा व्यापार चौपट हो जाएगा, नुकसान देगा, किसी भी तरीके से फ़ायदा नहीं देगा ये आपको, और प्रतिष्ठा पे आँच पहुंचती है, आपकी आन बान शान को ये ख़राब करता है। ठीक है जी। आठवां घर ज्योतिष रिलेटेड या रहस्यमयी चीज़ों को, जासूस बन के ये इस तरीके के कार्यों में काम करते हैं लोग, और वहाँ से पैसा बनाना या ख़दानों से पैसा बनाना, लेकिन रहेगा वही नशेड़ी, कोई ना कोई जो लत है वो लगी होगी बहुत ख़राब। अगर चंद्रमा साथ में तो और बर्बाद करेगा, क्योंकि राहु को जब देखा जाता है तो चंद्रमा की स्थिति साथ में ज़रूर देखी जाती है, बुध की स्थिति ज़रूर देखी जाती है, ये बर्बाद करता है। अब क्योंकि इसका काम उल्टा है, अब और आगे जाएं। ऐसे ही नवें घर में ईश्वरीय शक्तियाँ जो हैं वो आपको प्रताड़ित करेंगी, तंग करेंगी। आपके पास रोज़ नए समस्याओं के ढेर लगे होंगे जिनको आपको रोज़ सॉल्व करना है, आपका जीवन इसी में निकल जाता है। 10वां, सरकारी लोगों से बच के रहना आपको ज़रूरी है। सरकारी कामों को हाथ में ना लें, सरकारी एजेंसी उसके पास ना जाएं, किसी भी तरीके की सरकारी उपक्रम हो उससे दूर रहें, सरकारी लोगों से दूर रहें। इतने में आपको सारी बात समझ आ जानी चाहिए। 11वां, लाभ का घर है, पैसे आपको कमाने नहीं देगा अगर राहु यहाँ बैठा हुआ है तो, है ना, क्योंकि काम इसका उल्टा है, उल्टा चलना। ये दुखी बना के रखेगा, ये आपको गरीब बना के रखेगा, ये पैसे आपके पास आने नहीं देगा, आप कुछ भी कर लें, क्योंकि उस जगह पे इसका ग्रहण बना हुआ है। गोचर में भी भले ये चेंज हो जाए तो भी ये यथास्थिति बना के रखेगा। यदा कदा कभी कभी आपको मौके देगा अच्छे पैसे बनाने के, वो भी तब जब इसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। एक समय आता है जब इसकी शक्ति कम हो जाती है तो अपने आप आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आपका ऑरा चेंज होता है, तो आपके पास में धन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर आदमी धन के पीछे भाग रहा है। अब आपको महसूस होगा उस समय ज़िंदगी में कुछ अच्छा हुआ, नॉर्मल, और जैसे ही आप नॉर्मल होते हैं फिर ये अपनी सही वास्तविकता दिखा देता है, क्योंकि इसका काम ही वही है। 12वां घर मीन राशि, जो इसका घर भी माना गया है एक तरीके से गुरु के साथ में, ये आधा वहाँ रहता है, ये वहाँ खुश रहता है। लेकिन अगर आप विदेश में रहते हैं तो बहुत अच्छा है। आपका पैदाइश अगर जन्मभूमि जहाँ आपकी है उससे अगर आप 1000-2000 किलोमीटर दूर रहते हैं, आप विदेश में रहते हैं मातृभूमि को छोड़ के, तो आप सुखी रहेंगे, आपकी जीवन बदल सकता है, पर ये जाने नहीं देगा कभी भी आपको। दैट मीन्स जब आपने जगह को चेंज किया तो एनर्जी तो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, उसके वीकनेस आ जाती है उसमें। एक ये बहुत बढ़िया उपाय है इसका, तो मैं आगे आपको बताऊंगा। खैर, अब रोग जो हैं उनको हम कैसे देखते हैं।
तो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है, उपाय तो मैं आपको बता ही दूंगा, पिछली बार भी मैंने आपको बताए थे, लेकिन इन बातों का ध्यान रखें कि ये एक ऊर्जा है, आप इसको नष्ट नहीं कर सकते, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप इसको अगर दबाने की कोशिश करेंगे तो ये उग्र हो जाती है, और जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना उग्र होगी, और ये चुपचाप बैठ के सहन करती रहेगी और एकदम झटके में तहस नहस कर देती सारा। ये ध्यान रखिए। और ये एकदम ऐसे आती कि आपको संभलने का मौका नहीं देगी। आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ कंट्रोल में आ गया, तो इसको कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल ना करिए, चाहे कोई भी जोशी आपको कहे। ये आप ध्यान रखिएगा, इसके परिणाम बड़े ही बेहुदा, खतरनाक और गंदे होते हैं कि सालों तक आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। अब इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि ज़्यादा दबाव से आपकी मृत्यु भी संभव है, ये ध्यान रखिएगा। और ये एक ऊर्जा कोई ग्रह नहीं, इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब पहले ही मैंने उपाय बताए थे, फिर सिंपल साधारण उपाय बता रहा हूँ जिसमें आपके पैसे खर्च नहीं होंगे। गंगा जल का रोज थोड़ा सा सेवन करें। जल ही वो अमृत है जिसके पीछे झगड़ा हुआ था सबका, और यही जीवन को देता है, बढ़ाता है आगे, जीवन को जीवन देता है। तो गंगा जल जो है उसका रोज़ एक बूंद सेवन करना, पानी में, घर के पानी में मिला दें, मटके में, जिसमें भी आप यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ करें, बाकी लोग भी यूज़ करें, ये निरंतर आप बनाए रखिए। तो इसकी जो ऊर्जा है वो नुकसान नहीं करेगी आपका, थोड़ा कम नुकसान करेगी, कि करना तो है ही उसने, क्योंकि उल्टा चल रहा है ना। डिग्री के हिसाब से जितनी ताकत है उसके हिसाब से अपने काम दिखाएगा। नारियल का पानी जो है, अच्छा, नारियल को फोड़ के कभी ना खाएं, ना कहीं चढ़ाएं, ये भी ध्यान रखें। नारियल को केवल आपने पानी में दान देना है, ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। राहु को शांत करने का। गेहूं जो है, गेहूं, अगर आपको इसकी ऊर्जा को कम करना है तो आप दो काम कर सकते हैं। यदि आप गेहूं खाना नहीं छोड़ सकते, मतलब आटा नहीं खाना छोड़ सकते, आटे से बनी हुई चीज़ें खाना नहीं छोड़ सकते, तो आपको खाना खाना है प्लेटफॉर्म पे रख के, जहाँ पे खाना बनता है, गैस जिस पर रखिए। पुराने ज़माने में लोग किचन में ही बैठ के खाना इसलिए खाते थे क्योंकि मंगल जो है उसकी भी जगह यही है और राहु की जगह भी यही है। खैर, इस चीज़ को थोड़ा हम दूसरे तरीके से ये देखें कि अगर आप आटा खाना छोड़ देते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसका असर आप पे कम होगा, इसकी ऊर्जा कम हो जाती है। और जितना रोज़ हम आटे का सेवन करते हैं, इसकी ऊर्जा उतनी बनी रहती है हमारे में। अब ऐसे लोग जो चंद्रमा जिनका ख़राब है, जो मतलब राहु को देखा ही जाता है, तो माँ से दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मातृभूमि से ज़्यादा दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको फ़ायदा होगा, इससे माँ को भी फ़ायदा होगा, इससे आपकी मातृभूमि को भी फ़ायदा होगा। आप अगर मातृभूमि में रहेंगे राहु ख़राब होने पे, बहुत ज़्यादा डिग्री पे, तो बहुत परेशान करेगा ये आपको उस मातृभूमि में। आप दूसरी जगह जाके रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, लेकिन ये छोड़ेगा नहीं, आपको जाने नहीं देगा कुछ भी करके उस जगह से। कोशिश करके देख लीजिएगा। अब इसका एक और तरीका ये है कि गेहूं जो है उसको लाल रंग के कपड़े में, 1 किलो गेहूं लेके किसी भी सूती कपड़े में बांध के घर के किसी भी कोने में भारी पत्थर से दबा के रखें, तो भी इसकी शक्ति क्षीण होती है, इसकी नेगेटिव ऊर्जा कंट्रोल होती है। ख़त्म नहीं करनी हमें, ध्यान रखिएगा। और आखिरी उपाय जो है एक और निकल के आता है इसका, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है कि घर की दक्षिण पश्चिम जगह जो रहती है, उस तरफ आपका द्वार नहीं हो तो सर्वोत्तम है। बंद हो हर जगह, वहाँ कोई सुराख नहीं हो, और वहाँ पर लाल कलर की दीवार हो। अगर दीवार नहीं है लाल कलर की तो वहाँ पर लाल कलर का पर्दा टांग दें, नहीं है तो आप 0 वाट का बल्ब जलने दें लाल रंग का। इसकी एंट्रेंस की जगह वही है। ये बहुत शक्तिशाली है, ये ऊर्जा बड़ी भयानक है, और ये बिना सोचे समझे किसी भी समय एकदम अटैक करती है, जिससे नुकसान एकदम होता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें, अपना इसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। और आखिरी में मैसेज में ये दूंगा आपको
कि इससे बचने का जो सर्वोत्तम उपाय है वो ये है कि जिस तरीके से घर में कोई बीमार व्यक्ति होता है या आपको कोई बीमारी होती है तो आप उसके साथ एडजस्ट करके जीवन जीना सीख लेते हैं, उन चीज़ों को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। हाँ है तो वो जीवन का एक हिस्सा हो गई आपकी। इसको भी अगर वो इस तरीके से लेंगे तो जीवन निकालना ज़्यादा आसान हो जाएगा। उपाय करते रहें थोड़े बहुत, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं आशा करता हूँ कि इन चीज़ों से जो मैंने बातें बताई हैं आपको, इससे आपको फ़ायदा होगा। अगली बार जो मैं वीडियो अभी प्रस्तुत करूँगा आपसे, उसकी विस्तृत जानकारी दूँगा। पहले भाव में जब राहु रहता है अकेला तो वो क्या क्या परिणाम देता है, निशानियाँ क्या हैं उसकी, बचें कैसे उससे, साथ में और ग्रहों के साथ जब ये रहता है तब ये क्या परिणाम देता है। तो अभी इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में और इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे, पहले भाव को लेके, साथ में साथी ग्रहों को लेके, मतलब युतियों को लेके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।